तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये सामाजिक विज्ञान कौन सा है? हमारा थर्ड भाग, जो भाग 2 के अंतर्गत है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? पिछले जो 2 भाग है हमने इसके पूरे कर लिए। वो है हमारा अध्याय नंबर 8, जिसमें है बाजार में एक कमीज। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा बाजार में एक कमीज। अब एक बार इसको पुनः हम याद कर लेते हैं, ताकि आपको जो पीछे का जो भाग हम 2 पढ़ा चुके हैं उसको आप एक बार पुनः याद कर लो। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? जो कुरनूल में जो एक किसान है, किसान कौन थी कुरनूल में? जो कुरनूल था आंध्र प्रदेश में, वो थी स्वप्ना। और उस स्वप्ना के साथ किस प्रकार से, जैसे उसने व्यापारी से है ना जो उधार रुपए लिए, फिर उसने किस प्रकार से जब उसको फसल बेची, रुई बेची, तो उसको किस प्रकार से उसका मूल्य मिला, कम मिला या अधिक मिला। तो इसका हमने स्वप्ना और उस व्यापारी की बातचीत के आधार पर भी समझा। उसके बाद में हमने क्या देखा था? जो इरोड़ का बाज़ार है उसमें कपड़ा किस तरह से बुनकरों द्वारा तैयार करवाया जाता है, उसके अंतर्गत भी हमने ये पढ़ा। दूसरे भाग के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? दूसरे भाग में हमने पढ़ा कि जो दादन व्यवस्था है और साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर कमीज का जो विभिन्न प्रकार का चित्र के माध्यम से समझे थे हम। कमीज के जो मूल्य है कि लागत मूल्य कितना आया, उसमें भंडारण व विज्ञापन खर्च करने के बाद में जो लागत मूल्य बना, और फिर वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1800 रुपये में उस कमीज़ को बेचा गया। तो मुनाफा हमने देखा वहाँ 900 रुपया, उसका डबल मुनाफा हुआ। लेकिन उसी संदर्भ में वहाँ पर जो मज़दूर काम करते थे उनको बहुत ही कम मुनाफा होता था। तो दूसरे भाग में हमने क्या पढ़ा था? कारखाना व निर्यात के अंतर्गत हमने पढ़ा। और पहले भाग में हमने क्या पढ़ा? जो कुरनूल है उसके एक किसान की कहानी स्वप्ना की, और साथ में इरोड़ का बाज़ार और दादन व्यवस्था हमने वहाँ पर पढ़ी। आज हम इसी चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसका भाग नंबर 3 है, और जो इस चैप्टर का ये अंतिम भाग है। इसके बाद में हम इसके चौथे भाग के रूप में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो जो अंतिम भाग का नाम क्या है अपने तीसरे भाग का? बाजार में लाभ व समानता। अब कुछ बातें तो जो बाज़ार में लाभ की है और समानता की है वो हमने दूसरे भाग में पढ़ी थी, कि किस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कमीज आती है, वहाँ पर जो निर्यातक है और जो दुकानदार है जो ख़रीदने वाले कमीज को, वो किस प्रकार से लाभ कमाते थे। और आज यहाँ पर और इसको विस्तार से समझेंगे। चलो शुरू करते हैं अपन। बाज़ार में लाभ व समानता हमारे को किस प्रकार से देखने को मिलती है बाज़ार में एक कमीज के अंतर्गत। तो चलो देखते हैं बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन है। अब हमने पिछले जो भाग है हमारा कारखाना व निर्यात, उसके अंतर्गत हमने समझा था, थोड़ा बहुत तो समझ लिया होगा ना आपने, कि भाई वहाँ पर लाभ किसको हो रहा था। कारखाने में जो काम करने वाले हैं वो बहुत सारे थे। उससे पहले दादन बुनकरों की कहानी भी हमने पढ़ी, स्वप्ना की कहानी भी पढ़ी। लेकिन इन सब को कितना कितना लाभ हो रहा था, कारखानों में काम करने वालों को कितने कितने पैसे किस किस काम के दिए जा रहे थे, वहाँ कामों की विभिन्न श्रेणी को भी आपको समझाया गया। बटन लगाने, इस्त्री लगाने, दर्जी का काम, सबको आपको वेतन के अनुसार पिछले पार्ट में समझाया। तो आप पिछले पार्ट में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि लाभ किसको हो रहा था। अंत में जो निर्यातक है या अंत में जो दुकानदार है उसको क्या हो रहा था? अधिकतम लाभ हो रहा था। और जो स्वप्ना से लेकर जो कारखाना में जो मज़दूर काम कर रहे थे, कमीज़ तैयार कर रहे थे, उनको बहुत ही कम लाभ हो रहा था। तो इसको एक विस्तार से और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो चलो देखते हैं। बाज़ारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदारों से कैसे जोड़ देती है। अब जो बाज़ारों की एक श्रृंखला है वो ही है ना, जो रुई उत्पादन करता जो किसान होता है जैसे स्वप्ना, वो सुपरमार्केट के जो खरीदारों से कैसे जोड़ देती है, ये हमने इस बाज़ार में एक कमीज की कहानी के अंतर्गत पढ़ा, कि उनका संबंध कैसे स्थापित होता है, वो एक दूसरे से जो कड़ी से कैसे जुड़े रहते हैं। आइए हम फिर से याद करिए कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। अब हमने स्वप्ना से लेकर जो कारखानों में जो मज़दूर लोग थे उनके बारे में पढ़ा। एक बार पुनः इसको देखते हैं कि जो यहाँ से
जो कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में शामिल थे। खरीदने और बेचने कौन सी, कि हम जब कारखानों से माल खरीद रहे हैं निर्यातक, उनको दूसरे देशों में या हमारे देश के विभिन्न है ना जो शॉप में दुकानों में बेच रहे हैं, तो उनके बीच में कौन कौन से लोग थे खरीदने और बेचने के अंतर्गत। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। अब वहाँ तक हमने ये समझ लिया था कि जो इस दौरान जितने लोग है ना इस प्रक्रिया के दौरान भाग लेते हैं खरीदने और बेचने में, तो क्या सभी को समान लाभ मिल रहा था क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा था। सबको अलग अलग प्रकार का लाभ हो रहा था। किसी को बहुत ही कम लाभ, किसी को बहुत ज़्यादा लाभ, और जबकि काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। वहाँ हमने काम के घंटे के अंतर्गत भी देखा था, एक सारणी के आधार पर भी हमने इसको समझा था कि किस प्रकार से अलग अलग जो मज़दूरों की है ना जो काम करने की दर तय की जाती थी, और उनको बहुत ही कम है ना जो वो मूल्य दिया जाता था। जबकि जो निर्यातक हैं और कारखानों के मालिक हैं और जो दुकानदार है वो वहाँ पर कितना लाभ कमा रहे थे। जैसे कि ये एक चित्र दिया गया है, ये किसका चित्र है? दुकान का एक चित्र है, जिस पर अंत में है ना जो हम क्या खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तैयार कमीज शर्ट कुछ भी खरीदने जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लाभ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किसको कितना लाभ मिला, और इसको विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। कुछ लोगों ने बाज़ार में लाभ कमाया। अब कुछ लोग कौन से थे? वहाँ पे दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कुछ लोग वो कौन से थे जिनको ज़्यादा लाभ मिल रहा था। वो थे कारखानों के मालिक, वो व्यापारी जो बुनकरों से कपड़ा तैयार करके ला रहे थे, फिर कारखानों को बेच रहे थे। तो कारखानों को, उस व्यापारी को, और साथ में तैयार माल, तैयार कमीज को किसको बेच रहे हैं? निर्यातक उन दूसरे देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप में या अपने देश के विभिन्न भागों में बेचते हैं। तो यहाँ इनको ज़्यादा लाभ हुआ, जबकि वहाँ पर हमने देखा कि जहाँ काम करने वाले हैं स्वप्ना से लेकर बुनकर से लेकर उनको बहुत ही कम लाभ दिया गया। कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें बहुत ही कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? हमने इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि यहाँ पर लाभ किसको हुआ और हानि किसको हुई। मतलब बहुत कम मूल्य किसको मिला और बहुत ज़्यादा मूल्य उसको, जिस आदमी को मिला या जिस खरीदने बेचने वाले की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति को मिला, उसके बारे में हमने यहाँ देखा। अब उसको एक सारणी के माध्यम से हम और समझ सकते हैं कि सारणी के आधार पे, जैसे मान लो ये सारणी बना रखी है हमने यहाँ पर, तो इसमें क्या है, बाज़ार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति तो ये हैं। अब यहाँ पर वो प्रक्रिया है, बाज़ार में जब एक कमीज़ बनकर हमारे सामने आती है, हम खरीदने जाते हैं, तो वहाँ कपास उगाने से लेकर और बाज़ार में उस कमीज़ को बेचने वाले तक जितने भी लोग उस कमीज़ से जुड़े हुए हैं, उनमें से किन किन को लाभ हुआ उसके बारे में ये सारणी में दर्शाया गया है। कि जैसे बाज़ार में अधिक लाभ कमाने वाले कौन है? जो कारखाने का मालिक हैं, जो बुनकरों द्वारा क्या करते हैं, तैयार करवाते हैं, कमीज़ तैयार करवाते हैं बुनकरों से कपड़ा खरीद कर। फिर है दुकानदार। दुकानदार कौन होते हैं? और जो हमारे को सामान बेचते हैं, जैसे कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की वो कमीज़ है ना, उसके विभिन्न प्रकार के लागत मूल्य और लास्ट में लाभ के अंतर्गत देखना कि वो $26 में उन्होंने बेचा, और $26 हमारे भारतीय रुपये का कितना होता है? 1800 रुपये होता है। तो 900 रुपये वहाँ पर उसको लाभ कितना सारा हुआ था। फिर है निर्यातक, और साथ में जो निर्यातक होते हैं, जो कारखानों से माल खरीदते हैं, तैयार कमीज़ खरीदते हैं, वो फिर इन दुकानदारों को बेचते हैं। और साथ में एक और है इसमें व्यापारी, जो कि बुनकरों से तैयार कपड़ा लाते हैं और फिर कारखानों को बेचते हैं। तो यहाँ पर ये चारों ने लाभ कमाया। लेकिन हमने यहाँ देखा था कि अब बहुत कम मूल्य किनको मिला। बाज़ार में अधिक लाभ नहीं कमाने वाले व्यक्ति कौन रहे इस दौरान? इस बाज़ार की एक कमीज़ की जो प्रोसेस है, उस दौरान खरीदने बेचने की प्रक्रिया के दौरान सबसे कम लाभ किसको मिला? देखो किसान हम स्वप्ना का उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार से स्वप्ना ने 4 महीने की जी तोड़ मेहनत की, उसके बावजूद उसको कितने रुपए मिले? ओनली 3000 रुपये उसको मिले। तो सबसे कम लाभ हुआ ना उसको।
फिर है मज़दूर। अब मज़दूर के रूप में हमने जैसे कारखानों के मज़दूर देखे, साथ में जो बुनकर देखे, उनको भी बुनकरों को कितना 12-12 घंटे काम करना पड़ता था और परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम कर रहे थे और उनके करगे 20,000 के भी, एक करगा 20,000 का आता था। तो इस प्रकार से उनको निवेश करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। लेकिन फिर भी उन बुनकरों को, किसान को और उस जो कारखानों में जो सहयोग करती थी ना महिलाएं, उनको कितना कम मूल्य दिया जाता था। महिलाओं के बारे में भी हमने देखा था कि महिलाओं को विभिन्न कामों में रखा जाता है। बटन लगाना, इस्त्री करना और धागे काटना, इन सभी कामों में सहयोग के रूप में स्त्रियों को काम में लिया जाता था, लेकिन उनको अस्थायी रूप से रखा जाता था और बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। इस प्रकार से हमने इस सारणी के माध्यम से अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति और कम लाभ कमाने वाले व्यक्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो अब तो आपको स्पष्ट हो गया कि बाज़ार में एक कमीज़ जब तैयार होकर हमारे पास आती है तो उसमें जो शामिल होते हैं खरीदने बेचने वाले में, तो उसमें लाभ किसको हो रहा है और कम मूल्य किसको दिया जा रहा है। तो चलो आगे और इसको समझते हैं, बाज़ार और समानता। अब वहाँ तो हमने समझ लिया कि लाभ कमाने वाले कौन कौन है। यहाँ पर हम ये और देखेंगे कि बाज़ार में क्या समानता स्थापित है। क्या सभी बाज़ारों में, है ना, बाज़ार तक कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ तक जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या समान रूप से लाभ मिलता है। तो इसके अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं। विदेशी व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक मुनाफा कमाया। हमने इसके बारे में पहले समझ भी लिया कि भाई विदेशी व्यापारी है जो कपड़े खरीद कर दुकानों में बेचता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, उसने क्या है बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। अब हमने वहाँ जो निर्यातक है उसने कितने रुपए में बेचा था, 300 रुपये में बेचा। निर्यातक ने किसको बेचा, विदेशी खरीदार को 300 रुपये में बेचा। लेकिन उसका भी क्या हुआ, लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। 300 रुपये में बेचा तो हमने वहाँ देखा था कि वो 150 रुपये लागत मूल्य आ रहा था उसका, जबकि लाभ कितना मिल रहा था, 150 रुपये। और वहाँ जब वो निर्यातक उस दुकानदार को बेचा उस कमीज़ को, तैयार कमीज़ को, तो वहाँ उसको लाभ कितना मिला, वही डबल मिला। 900 का लागत मूल्य उसका 900 आया, लेकिन फिर बाद में बेचा कितने को, 1800 रुपये में, मतलब 900 रुपये उसको लाभ हुआ। तो यहाँ पर व्यापारी को, निर्यातक को भी लाभ हुआ और उस दुकानदार को भी उतना ही डबल मुनाफा हुआ। दूसरी ओर निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने लायक ही कमा सकते। अब दूसरी ओर हमने जो वहाँ पर निर्यातक फैक्ट्री में जो काम करते थे, हमने दिल्ली की फैक्ट्री के बारे में जाना, इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री जिसमें 70 कामगार थे, उनके विभिन्न कामों के विवरण को भी हमने जाना। वहाँ पर क्या देखा था हमने कि उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही थी इनकी तुलना में, किनकी, निर्यातक और ये जो दुकानदार होते थे विदेशी व्यापारी, उनकी तुलना में। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाज़ार में उन्हें उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला। अब हमने यहाँ पर देखा शुरू से ही बाज़ार की एक कमीज़ के अंतर्गत जो भी हमने पढ़ा उसमें शुरू से क्या देखा कि जो कुरनूल का किसान थी स्वप्ना, वहाँ से लेकर जो बुनकर थे, दादन व्यवस्था के अंतर्गत जो बुनकर थे, उनको बहुत ही कम लाभ हुआ, बहुत ही कम मूल्य दिया जाता था, और साथ में कारखानों के मजदूरों को भी। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। अब यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर जो निर्यातक है या जो व्यापारी है जो बुनकरों से तैयार कपड़ा लेते हैं, उनकी मध्यम श्रेणी की क्या है, आय है। जबकि वहाँ विदेशों में जब कपड़ा दुकानदारों के पास जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लाभ कमाते हैं, उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत ही कम है। लेकिन इन व्यापारी से जो बुनकरों से लेते हैं ना तैयार कपड़ा, फिर वो कारखानों में देते हैं, कारखाने वाले निर्यात करते हैं, तो उनसे व्यापारी की जो आय है निर्यातक से कम होती है। निर्यातक से क्या हुई, कम हुई, सभी की बराबर नहीं है। कहने का मतलब यहाँ है कि जो ये बाज़ार की एक कमीज़ जिसमें खरीदने बेचने में जितने लोग शामिल हुए, उन सब की आय या सब का लाभ बराबर नहीं है। इस तरह बाज़ार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र में सबको बाज़ार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। अब यहाँ हमने देखा कि सबको है ना जो बराबर मजदूरी नहीं मिल रही, लेकिन प्रजातंत्र है हमारे भारत में लोकतंत्र है, कानून के समक्ष सभी समान है, इसलिए हमारे यहाँ पर मजदूरी भी उचित मिलनी चाहिए।
जिस प्रकार से हमने यहाँ उदाहरण लिया था शुरू में, जब प्रथम पाठ देखा था हमने, एक घरेलू कामगार थी कांता, उसको किस प्रकार से बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही थी। और यहाँ इसी पाठ में हमने स्वप्ना का उदाहरण लिया, तो उसको भी उसकी जो फसल है, रुई की फसल है, उसका भी उसको बहुत कम मूल्य मिला। तो इस तरह से है ना, कानून के समक्ष, संविधान के अंतर्गत तो सभी लोग समान है, लेकिन फिर भी है ना, जो यहाँ पर सभी के साथ जो मूल्य का बंटवारा किया जा रहा है इस प्रक्रिया के दौरान, वो समान नहीं है। एक बाज़ार वह होता है जहाँ किसान अपनी फसल बेच सकता है, तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा बेच सकते हैं। दूसरी ओर बाज़ार से धनवान व शक्तिशाली लोग ही सर्वाधिक कमाई करते हैं। अब एक बाज़ार वहाँ पे है जहाँ पर बुनकर अपना कपड़ा बेच सकते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा बाज़ार वह है जहाँ शक्तिशाली और धनवान लोग है ना जो कमाई करते हैं। बाज़ार सब वही होते हैं, लेकिन उसी बाज़ार में फिर अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरह से क्या कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। तो स्वप्ना का उदाहरण लिया, यहाँ हमने बुनकरों का उदाहरण लिया, धनवान शक्तिशाली व्यापारी का उदाहरण लिया। तो सभी में जो लाभ है वो अलग अलग देखने को मिलता है इस कहानी के अंतर्गत, बाज़ार में एक कमीज़ की कहानी के अंतर्गत। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है और अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत सी ज़मीनें हैं। अब जो ये निर्यातक हैं, जो ये बड़े बड़े लाभ कमाने वाले शक्तिशाली लोग हैं, धनवान लोग हैं, जैसे हमने उस व्यापारी को देखा था स्वप्ना ने, जिससे उधार ऋण के रूप में कुछ पैसे लिए थे। ये लोग क्या है, शक्तिशाली हैं, बहुत सारा इनके पास पैसा होता है, बहुत सारी ज़मीनें होती है। तो ये है ना, जो इसी प्रकार के जो व्यापार होता है कपड़ों का, उस पर इनका क्या होता है, एकाधिकार होता है, और लाभ भी सबसे ज़्यादा ये लोग ही कमा पाते हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि हमने स्वप्ना की कहानी के अंतर्गत पढ़ा था कि उसको कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और जो विभिन्न प्रकार के जो खेती में जो भी खर्चे होते हैं, और खेती के अलावा अन्य खर्चों में भी किस पर निर्भर रहना पड़ा था, उस व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता। इस प्रकार से यहाँ पर भी है ना, जो हम देखते हैं गाँवों में ज़्यादातर विशेषतर कि जो गरीब लोग हैं उनको वहाँ के स्थानीय शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे स्वप्ना दादन व्यवस्था में बुनकरों के बारे में हमने पढ़ा, और साथ में बुनकरों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से वो वहाँ के स्थानीय व्यापारी पर निर्भर रहते थे, उन्हीं से सूत लेते थे, फिर उन्हीं सूत से वो कपड़ा तैयार करके वापस उन्हीं व्यापारी को बेचने के लिए मजबूर थे। तो इस प्रकार से वो इस प्रकार वो है ना, बुनकर उन पर निर्भर रहने लगे। इस निर्भरता के कारण बाज़ार में गरीबों का शोषण होता है। अब जो ये निर्भरता है, गरीब लोगों की अमीरों के प्रति जो निर्भरता है, उनके अलावा मतलब उन पर ही है ना, जो निर्भर किस प्रकार से हुए, ऋण लेकर या और अन्य आवश्यकताओं पर है ना, जो वो उधार लेके उनसे शक्तिशाली, इसके वजह से ही इनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। आए दिन वो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर शक्तिशाली लोग विभिन्न प्रकार के शोषण इन गरीबों का करते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं। अब हमने वहाँ पिछले वाले भाग में हमने क्या पढ़ा था, सहकारी संस्थाएं पढ़ी थी ना, बुनकरों की सहकारी संस्थाएं। तो जब इनका शोषण होता है गरीबों का, तो इस शोषण से बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं, लेकिन हमारे को क्या रहना है, जागरूक रहना है। जैसे विभिन्न प्रकार से लोगों द्वारा मिलकर सहकारी समिति का गठन किया जाता है, और उसी के माध्यम से वहाँ बुनकर माल खरीद रहे थे और बेच रहे थे, सूत काटने के लिए है ना, जो वो सूत खरीद रहे थे, फिर तैयार कपड़ा अपने हिसाब से बेच रहे थे हर किसी को लाभ पर, और लाभ को बराबर भागों में बांटा भी जा रहा था। तो इस तरह से हमारे को किसका सहारा लेना पड़ता है, सहकारी संस्था है, और कानूनों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा ना, तब जाके हमारा शोषण रुक सकता है। किनका, जो गरीब हैं उनका। क्योंकि जब तक अगर हम कानूनों का या मिलजुल कर ऐसी सहकारी समितियों का है ना जो उपयोग नहीं करेंगे, तब तक ये शक्तिशाली लोग ऐसे ही क्या करेंगे, गरीबों का शोषण करते रहेंगे। तो हमने इस पूरे जो बाज़ार की एक कमीज है, इसके अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई फसल उत्पादित होती है, उससे बनने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ें बाज़ार में आती है, तब वहाँ से उस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, कौन कौन से लोगों के बीच में कितना कितना लाभ होता है, और कौन कौन से लोग इससे जुड़े रहते हैं।
तब जाकर वो चीज़ हम खरीद पाते हैं बाज़ार में। तो इसको पूरे पाठ के अनुसार हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया, और इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर 8 है ये पूरा हो गया। अब इसमें एक चित्र भी दिया गया है, ये वही चित्र है जो कि बुनकरों का एक चित्र है। पीछे जो हमने देखा था ना, तो ये बुनकरों का चित्र है जो तैयार कपड़ा लेके बैठे हैं और व्यापारी को बेचने के लिए तैयार है। तो इस तरह से देखो किस प्रकार से बुनकर है ना जो व्यापारी पर ही निर्भर थे। चैप्टर 8 अपना पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।